जय हिंद आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज नर्सेस डे है, सो हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेस डे। तो आज के शुभ अवसर पर चलिए एक टॉपिक ही हम लोग पढ़ लेते हैं, कोलीलिथियासिस। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो कोलीलिथियासिस क्या है? ये एक मेडिकल टर्म है। किसके लिए? फॉर द गॉल स्टोन्स। ठीक है, तो कोलीलिथियासिस क्या है? ये एक मेडिकल टर्म है गॉल स्टोन्स। ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। So cholelithiasis is a condition in which hard deposits are formed in the gall bladder. Cholelithiasis क्या एक कंडीशन है जिसमें हार्ड डिपॉजिट्स हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये हार्ड डिपॉजिट्स है क्या। तो गॉल स्टोन्स यूजुअली फॉर्म फ्रॉम द सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द बाइल and they may be as small as a grain of a sand और एज लार्ज एज अ गोल्फ बॉल। ठीक है, तो गॉल स्टोन्स क्या है? ये किससे बन रहे हैं? सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बाइल से। सॉलिड कंस्टिट्यूएंट ऑफ बाइल में मेनली आपका कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है ये गॉल स्टोन्स के हार्ड डिपॉजिट्स के लिए। एंड दे मे बी एज स्मॉल एज अ ग्रेन ऑफ सैंड। ये कितने, मतलब इसके साइज़ कितने रेंज करते हैं? एक छोटा बालू के जितना रहता है। ठीक है, और गोल्फ बॉल जो आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उसके साइज जितना होता है ये। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? कोलीलिथियासिस क्या है? ये एक मेडिकल टर्म है गॉल स्टोन्स के लिए। ठीक है, आगे हम लोगों ने देखा कि कोलीलिथियासिस एक कंडीशन है जिसमें हार्ड डिपॉजिट्स हो जा रही हैं। कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में आपकी। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि ये बन कैसे रहा है। ये गॉल स्टोन्स बनता कैसे है? सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बाइल में जो कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ये गॉल स्टोन्स बनाने में। ठीक है, और उसके साइज कितने होते हैं? साइज कैसे रेंज करते हैं उनके? स्मॉल एज अ ग्रेन ऑफ सैंड और एज लार्ज एज अ गोल्फ बॉल। ठीक है, एक वो बालू के कंकड़ से रेंज करना स्टार्ट होता है और गोल्फ बॉल जो होती है उतने साइज तक ये रेंज करती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। आगे हम लोग देखेंगे इसकी टाइप्स क्या क्या। टाइप्स में आप लोग देख सकते हो, इसमें दो टाइप्स है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन और पिगमेंट स्टोन। अब ये दोनों है क्या वो हम लोग आगे देखेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। और ये होता किससे है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू मच कोलेस्ट्रॉल इन बाइल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन से आप समझना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाने से बाइल में, उससे वो लीड करता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। ठीक है, ये सिंपल है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप होता है गॉल स्टोन्स में। उसके बाद आता है पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन क्या है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस बिलिरुबिन। पिगमेंट स्टोन किससे हो जाता है? एक्सेस बिलिरुबिन से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पिगमेंट स्टोन। आगे इसमें क्या बोल रहा है? पिगमेंट स्टोन्स कैन नॉट बी डिजॉल्व एंड मस्ट बी रिमूव सर्जिकली। ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, और इसे सर्जिकली ही हमें रिमूव करना जरूरी है। मैंने दो टाइप्स देखी थी, पहला था कोलेस्ट्रॉल स्टोन और दूसरा क्या था? पिगमेंट स्टोन। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और वो किस लिए होता है? टू मच कोलेस्ट्रॉल इन बाइल से होता है। ठीक है, पिगमेंट स्टोन किससे हो जाता है? ड्यू टू एक्सेस बिलिरुबिन से होता है और इसे सर्जिकली ही रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये अपने डिजॉल्व नहीं होता है। तो ये हो गई हमारी दो टाइप्स। आगे हम लोग देखेंगे इसकी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है आपकी प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी भी लीड करती है ये गॉल स्टोन की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने से भी आपकी गॉल स्टोन्स बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लिवर सिरोसिस। ठीक है, उसके बाद आता है डायबिटीज़, कुछ मेडिकेशंस और ये ओबेसिटी। तो ये हो गई हमारी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में सबसे पहला है एब्डोमिनल पेन। ठीक है, गॉल स्टोन्स होगा तो ऑब्वियसली पेन हम लोगों को देखने को मिलेगी। देन एब्डोमिनल स्वेलिंग होगा, गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड एंड इन्फ्लेम्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद में क्ले कलर्ड स्टूल्स हम लोग को देखने को मिलेगी। उसके बाद में लो ग्रेड फीवर एंड चिल्स, लॉस ऑफ एपिटाइट, नॉजिया और वोमिटिंग रहेगा, स्वेटिंग, स्टियाटोरिया मतलब फैट इन स्टूल रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जॉन्डिस। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो हमें देखने को मिलेगी। आगे हम लोग देखेंगे इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस क्या क्या है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में सबसे पहला आ जाता है हिस्ट्री कलेक्शंस। हिस्ट्री कलेक्शन में हम लोग उसकी पास्ट और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री हमें लेना है। ठीक है, कुछ मेडिकेशंस है कि नहीं, ठीक है, कुछ पहले इन्फेक्शंस वगैरह हुआ है कि नहीं, वो हमें हिस्ट्री कलेक्शन में लेनी है। दूसरा हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग को एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड और इन्फ्लेम्ड है वो देखने को
हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब हो जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। उसके बाद में हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड हम लोग करते हैं। उसके बाद में एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, कोलेंजियोग्राफी हम लोग करते हैं जिसमें से डाई इंसर्ट करके आपके बाइल डक्ट्स वो सब को हम लोग विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, एक्सरे के थ्रू। उसके बाद में परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राम, इसमें भी डाई इंजेक्ट करके आपके जो एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स है, बाइल डक्ट्स हो गया, ठीक है, गॉल ब्लैडर हो गया, ये सब हम लोग एक्सरे के थ्रू हम लोग फिर देखते हैं ऐसे। उसके बाद आ जाता है ERCP प्रोसीजर, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रिएटोग्राफी। इससे फिजिशियंस डायग्नोस करते हैं प्रॉब्लम्स कहाँ पे, लिवर, गॉल ब्लैडर में, बाइल डक्ट्स में और पैंक्रियाज में, ठीक है। इसमें भी हम लोग, इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसमें डाई इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद में और फिर एक्सरेज लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग डाई इंजेक्ट करते हैं थ्रू बिलियरी और पैंक्रियाटिक सिस्टम से, ठीक है। उसके बाद में फिर एक्सरेज वगैरह लिया जाता है। और इसमें एक चीज़ होता है कि पेशेंट को 6 घंटा पहले ही मतलब फास्ट में रहना है, 6 घंटे तक उन्हें फास्ट में रहना है ताकि ये प्रोसीजर हो सके, ठीक है। तो ये हो गया ERCP प्रोसीजर। आगे हम लोग देखेंगे इसकी मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ही आप लोग याद रखना। पहले क्या हो जाता है, टू डिजोल्व द कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स, ये क्या है, 2 ड्रग्स के नेम है, इन्हें याद रखना, अर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद में कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, तो ये एक ओरल पिल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये दोनों ड्रग्स हो जाते हैं, इन्हें याद रखना। और उसके ड्रॉबैक्स भी है कुछ, हम लोग देखेंगे कि दे मे टेक 2 or more years टू वर्क एफिशिएंटली एंड द स्टोन्स मे फॉर्म अगेन सून आफ्टर द ट्रीटमेंट एंड। तो इसे तो 2 और 2 से ज़्यादा साल लग जाते हैं सही से काम करने में। उसके बाद भी अगर ट्रीटमेंट जैसे ही हम लोग ख़त्म करते हैं फिर से वो स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हो जाती है इसकी ड्रॉबैक। पर ये दोनों ड्रग्स को आप लोग याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर फॉर एक्यूट अटैक ऑफ पेन के लिए हम लोग देते हैं मेपेरिडाइन, ठीक है। इसकी एक्शन क्या है, टू रिलीव पेन। फिर एंटी एमेटिक्स हम लोग देते हैं, इसकी एक्शन क्या हो जाती है, टू कंट्रोल और रिड्यूस वोमिटिंग। तो ये हो जाती है हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। और ये 2 चीज़ें हैं कि फॉर पेशेंट्स विद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जिसे होगा उसे हम लोग कोलेस्टेरामाइन हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद में IV फ्लूइड्स एंड IV एंटीबायोटिक थेरेपीज वेर गिवन बिफोर सर्जरी इन पेशेंट्स विद सीवियर एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है। जिसके सीवियर एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस रहते हैं तो सर्जरी से पहले हम लोग IV फ्लूइड्स और IV एंटीबायोटिक थेरेपीज हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। आगे हम लोग देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट में 2 सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं, क्या क्या है, कोलेसिस्टेक्टोमी है और कोलेसिस्टोऑस्टोमी। इसमें 2 डिफरेंस आप लोग को देखने को मिल रही होगी, इसमें एक्टोमी है और इसमें ऑस्टोमी है। तो एक्टोमी मतलब आप लोग को सर्जिकली रिमूव किया जा रहा है, ठीक है, गॉल स्टोन्स को, और ऑस्टोमी मतलब आपकी ओपनिंग हो रही है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। आगे इसके कॉम्प्लिकेशंस कुछ है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस दैट इज इन्फ्लेमेशन हो सकता है गॉल ब्लैडर का, क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है और कार्सिनोमा हो सकता है। बाइल डक्ट में क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है और एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस हो सकता है। इंटेस्टाइन में हम लोग को देखने को मिल सकती है एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये कुछ 3 कॉम्प्लिकेशंस है जो गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट और इंटेस्टाइन में हम लोग को देखने को मिलेगी। ये थी दोस्तों आज की टॉपिक हमारी कोलेलिथियासिस। तो सबसे पहले हम लोग एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा कि कोलेलिथियासिस क्या है, ये एक मेडिकल टर्म है गॉल स्टोन्स के लिए। डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा ये एक कंडीशन है जिसमें हार्ड डिपॉजिट्स हो जाते हैं गॉल ब्लैडर में, और ये हार्ड डिपॉजिट्स बनते कैसे हैं, सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बाइल से, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो जाता है, मेनली कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन आप लोग याद रखना। और इसकी साइज रेंज करती है स्मॉल एज अ ग्रेन ऑफ सैंड और एज लार्ज एज गोल्फ बॉल। आगे हम लोगों ने देखा था इसकी टाइप्स जो कि है कोलेस्ट्रॉल स्टोन और पिगमेंट स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन सबसे कॉमन होता है, ठीक है, और ये हम लोग को देखने को मिलती है क्योंकि टू मच कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कोलेस्ट्रॉल स्टोन। पिगमेंट स्टोन हम लोग को देखने को मिलती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस बिलिरुबिन से, ठीक है। और इसे सर्जिकली हम लोग को रिमूव करना होता है, ये अपने डिजोल्व नहीं होता है। एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स में हम लोगों ने देखा कि प्रेगनेंसी, बिलेड ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, लिवर सिरोसिस, डायबिटीज़, मेडिकेशंस, ओबेसिटी, ये कुछ कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स हम लोग ने देखा था।
आगे हम लोगों ने देखा है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, जहाँ पे हम लोग को एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, एब्डोमिनल स्वेलिंग, गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड और इन्फ्लेम देखने को मिलता है, क्ले कलर स्टूल, लो ग्रेड फीवर एंड चिल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉजिया, वोमिटिंग, स्वेटिंग, स्टियाटोरिया, जॉन्डिस, ये सब हम लोग को देखने को मिलती है। आगे हम लोगों ने फिर देखा था इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जहाँ पे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, कोलेंजियोग्राफी, परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राम, ठीक है। उसके बाद में ERCP प्रोसीजर, दैट इज द एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी, ये सब हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। उसके बाद मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा मेडिकल मैनेजमेंट में टू डिजॉल्व कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन्स, 2 ड्रग्स हम लोगों ने देखा इसमें अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड और किनोडिऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है। एक्यूट अटैक ऑफ पेन के लिए हम देंगे मेपेरिडाइन, फिर एंटी एमेटिक्स भी हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। और पेशेंट्स जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उसे हम लोग देते हैं कोलिसिस्टेरामाइन, और IV फ्लूइड्स और IV एंटीबायोटिक थेरेपीज हम लोग भी देते हैं जिसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है बिफोर सर्जरी। सर्जिकल मैनेजमेंट हम लोग ने देखा था 2 कोलिसिस्टेक्टोमी और कोलिसिस्टोस्टोमी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। और फिर हम लोगों ने कॉम्प्लिकेशंस में देखा गॉल ब्लैडर में हम लोग को देखने को मिलती है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस और कार्सिनोमा, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस और इंटेस्टाइन में एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक कोलिलिथियासिस। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोग को डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर बार एक नई डिजीज़ कंडीशन के साथ मिलते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक ज़रूर से लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और आज तो सभी के कॉलेजेस में काफ़ी धमाल होने वाली है, तो ज़रूर से एंजॉय करना।